हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स याद करेंगे जिसका हम पीटी में इस्तेमाल कर सकें, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 ठीक है के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत राजकीय भाषा आयोग का गठन किया जाता। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 344। और पहला कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो याद रखिएगा 1955 में बीजी खेर साहब के अध्यक्ष में ये किया गया था, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा क्या है। हिंदी भाषा है वो क्या है, एक राजकीय भाषा है। क्या है, राजकीय भाषा। याद रखिएगा कोई नेशनल लैंग्वेज हमारी नहीं है, नो नेशनल लैंग्वेज, राइट है। वो केवल हमारी क्या है, राजकीय भाषा। दैट मीन्स जो राज का कार्य है, राजकीय कार्य है और कामकाज है वो हिंदी भाषा में होगा, ना कि नेशनल लैंग्वेज, राइट है। क्योंकि लैंग्वेज को लेकर बहुत बड़ा इशू हुआ था, ठीक है। फिर वो कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी टू द पॉइंट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। तो ये आर्टिकल याद रखिए, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखिए 92 वाला, इसमें इसको ऐड किया गया था। इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं बोर्ड मास से। किसे, बोर्ड मास से, ठीक है। 1 2 3 4 लैंग्वेज है, बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और ए से संथाली। ये चारों की चारों लैंग्वेज ऐड किया गया था। एक 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी किया गया था। 3 लैंग्वेज थी, वो कौन सी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो बिटवीन द वीडियो आई विल टेल यू, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन समझते हैं कि त्रिभाषा का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, राइट। 3 लैंग्वेज फार्मूला का मतलब होता है कि एक क्षेत्रीय भाषा, एक हिंदी और इंग्लिश। मतलब हिंदी में आपकी स्टडी होगी, अंग्रेजी में होगी और एक वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी। फॉर एग्जांपल अगर साउथ में आप है तो साउथ इंडियन की कोई लैंग्वेज होगी, लाइक तेलुगु हो गया या कन्नड़ हो गया, ठीक है। या फिर कोई भी एक लैंग्वेज वो आपको सीखना पड़ेगी, राइट। तो उसको बोलते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा भोजपुरी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। 8वीं अनुसूची है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कितनी हमारे पास 12 है, याद रखिए। स्टार्टिंग में हमारे पास 8 थी, इसके बाद में 4 और ऐड की गई थी, टोटल अभी 12 है। उसमें कितनी लैंग्वेज, उसमें से एक 8वीं अनुसूची है और 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज है, अभी 22 है। 22 लैंग्वेज है, उसमें से कितनी, भोजपुरी नहीं है। उर्दू है, नेपाली और कोंकणी है। नेपाली ऐसा लगता है कि नेपाल की ये दूसरे देश की भाषा क्यों हो सकती है, नहीं, पर ये है हमारे 8वीं सूची में, याद रखिएगा। नेपाल और भूटान सिविल सर्विस की भी कुछ पोस्ट होती है, राइट है। सो इम्पोर्टेंस है, ये पॉइंट का याद रखिएगा, राइट। चलिए आगे। राजभाषा को उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मैंने इस तरह से याद रखा है कि हिंदी को रहता है खतरा, इसलिए उसको पार्ट 17 में रखा है। 17 मीन्स खतरा, याद रखिएगा। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। मैंने अभी आपको बताया कि 3 भाषा और जोड़ी गई थी, तो वो याद रखिए कौन कौन सी है, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। ऐसा इंडिया का मैप बनाइए, नेपाल यहाँ पे थी, कोंकणी यहाँ पे आती है और ये अपनी मणिपुर में आती है। तो ये तीनों इस तरह से याद रखिएगा, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं, मैंने आपको बता दी कितनी है, 22 भाषाएं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये मैंने आपको बता दिया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये है अपना उत्तराखंड, याद रखिएगा। और उत्तराखंड पहला एक स्टेट है आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने यूसीसी को लागू किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, आपको पता है, ठीक। आर्टिकल 44 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डीपीएसपी में आता है। तो मतलब गोवा के बाद, गोवा तो था ही है जहाँ पे यूसीसी चलता है, लेकिन ये भी अभी आ गया उत्तराखंड। अगला देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में किस भाषा, कौन सी भाषा को बोलने वाली की संख्या सर्वाधिक है। 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा हैं 22, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है। तो याद रखिए बंगाली को सबसे ज़्यादा बोला जाता है। 12वां क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह प्रस्ताव संविधान सभा ने
कब पारित किया था? तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को, और इसीलिए 14 सितंबर को क्या बनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी पखवाड़ा चलता है 7 दिन का, आपको पता हो 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलता है सितंबर में, राइट। बहुत बढ़िया। लेट मी चेंज द पेन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राजकीय विभाग, थोड़ा ये विड्थ चेंज करिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राजकीय विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के सब आता है। तब आपने देखा हो कि ऑफिशियल जो मीटिंग होती है लैंग्वेज को लेकर, तब कौन उनको चेयर करते हैं? चेयरमैनशिप किसके द्वारा की जाती है? अमित शाह जी के द्वारा, मतलब होम मिनिस्ट्री के द्वारा, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो याद रखिएगा 1963 में किया गया था। इसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी पॉलिटिक्स की जो रूह थी, एक राह थी और एक दशा और दिशा थी, दोनों ही चेंज हो गई थी। अगला पॉइंट कि भारत के किस राज्य में उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो याद रखिए उर्दू को जम्मू एंड कश्मीर में। अब तो ये यूटी बन गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में उल्लेखित किया गया? तो याद रखिएगा आर्टिकल 343 क्लोज 1, आर्टिकल 43 क्लोज 1 में इसको राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तब इसमें घोषणा की गई थी, राइट। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो वी गिरी साहब थे, राइट। याद रखिएगा राष्ट्रपति यहाँ लिखा होगा, डॉक्टर वी गिरी थे, राइट। अगला क्वेश्चन, 1975 में जब तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकालीन लगा था, मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, याद रखिएगा। और 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस समय पीएम साहब कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में की जा सकती है? तो याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अंदर बिल्कुल की जा सकती है, एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा की जाती है, सिर्फ आंतरिक आक्रमण के द्वारा, बिल्कुल। और इसमें लिखा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये सिर्फ आंतरिक आक्रमण इसके द्वारा पहले की जा सकती थी, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके पहले, लेकिन अब नहीं की जा सकती है। तो याद रखिए युद्ध हुआ या फिर बाहरी आक्रमण किया, फिर सशस्त्र विद्रोह हुआ तब, ठीक है, मतलब आर्म्ड रिवेलियन हुआ तब। तो ऑप्शन द इज करेक्ट। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद के द्वारा कितने दिनों में इसको पास करना होता है? तो याद रखिए विदिन 1 मंथ आपको पास करना होता है, दोनों सदन के द्वारा 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी जिसको कहा जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर गवर्नर का रूल होगा, किसका? राज्य के राज्यपाल का रूल होगा, राइट। क्योंकि कहा जाता है ना कि राज्यपाल इज द लाइक एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को कंसल्ट करते हैं और फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों में संसद की स्वीकृति मिलना बहुत ज़रूरी होता है? तो 2 महीने में। याद है कि नेशनल इमरजेंसी की अगर बात की जाए तो 1 महीने के अंतर्गत, अगर प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है तो 2 महीने में संसद से स्वीकृति मिलना चाहिए, मतलब इट शुड बी पास बाय द पार्लियामेंट, राइट। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकालीन के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो ये कर सकता है वित्तीय विधेयक के लिए, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जा रही है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल कौन सा है याद होना चाहिए? आर्टिकल 360, राइट। राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया था ये मैंने आपको बता दिया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। दैट मीन्स आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, ना कि इंटरनल रिबेलियन होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल रिबेलियन था तो कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी तो वो लाइक आर्म्ड रिबेलियन, मतलब वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगा दी थी। इसको मतलब कि इस क्लोज का मिस यूज़ किया जाता है, तो उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि भाई नहीं, हम आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन 26 सॉरी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो याद रखिए आर्टिकल 356। देखिए 3-4 आर्टिकल याद रखिएगा। पहला तो आर्टिकल है
आर्टिकल 352, 352 नेशनल इमरजेंसी इसमें लगाई जाती है। दूसरा होता है आर्टिकल 356, इसमें होता है क्या, इसमें इमरजेंसी लगती है, कौन सा, इसमें लगती है प्रेसिडेंट रूल लगती है, नॉट इमरजेंसी। तब होता है जब द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्ड हो गई, देन प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा। एक होता है आर्टिकल 365 का, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दी और अगर वो डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। एक आर्टिकल होता है कौन सा, आर्टिकल 360, उसमें क्या होता है, इसमें लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है। और प्रेसिडेंट इस बात को लेकर सेटिस्फाई हो जाए कि भाई फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी है इंडिया में, तो वो लगा देंगे। ये आर्टिकल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समितियों ने जो बनाई गई थी वो निर्वाचन सुधार से संबंधित थी? तो याद रखिए दिनेश गोस्वामी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड तारकुंडे समिति एंड इंद्रजीत गुप्ता, तीनों के तीनों भाई मेंस में कोट करने के लिए काम आती है, तीनों याद कर लीजिए। बलवंतराज मेहता किससे संबंधित थी? यार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो हो ही नहीं सकती है, तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। कहाँ पर है 1 2 3, ये यहाँ पर है, ठीक है। काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है? तो काका कालेकर आयोग पता है ओबीसी से संबंधित है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी से रिलेटेड, अब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल बताइए इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कितना है। सॉरी, निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक भारतीय संसद के दोनों संसदों द्वारा अलग विशेष बहुमत से मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास किया होना चाहिए? तो जब संविधान संशोधन किया जाता है अंदर आर्टिकल 368, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मेजर, मतलब डिपेंड करता है कि वो कौन सा किस तरह का अमेंडमेंट है, लेकिन अलग अलग तरीके से पास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो आर्टिकल मैंने बता दिया, आर्टिकल 368 के द्वारा भारत में संघीय वित्तीय आयोग का संबंध होता है, किससे संबंधित है? तो बताइए कि राज्य और केंद्र के मध्य वित्तीय संबंधित है कि जो रेवेन्यू मिला है, टैक्सेस मिला है, उसको किस तरह से बांटा जा सकता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंडर आर्टिकल कितना है? अंडर आर्टिकल 280 के द्वारा किया जाता है, 5 साल में एक बार किया जाता है कि चेयरमैन वगैरह सारी चीज़ें याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। वित्त आयोग के किस प्रकार की संस्था है? तो पता है एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 260 में दे रखा है, 280 में दे रखा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए कई बार पूछा है, केसी न्योक जी हैं, ठीक है। और 15 फाइनेंस कमीशन के NK सिंह हैं, ठीक है। इसके बाद में अभी 16 फाइनेंस कमीशन के अरविंद पनगड़िया, ये सारे के सारे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट सौंपने का उसका जो कार्यकाल था उसको बढ़ाने का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। जो अंडर आर्टिकल 370 के अंदर एक स्पेशल स्टेटस दिया रखा था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको रिवोक कर दिया और अब उनको एक यूटी में बना दिया। लद्दाख को एंड जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड जो लद्दाख है उसको विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बना दिया गया है यूटी, तो दोनों यूटीज़ हैं। तो ये सारे कारण था जिसके कारण जो 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट वगैरह था उसकी सीमा को बढ़ा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। ये कौन सा आर्टिकल में ये बात की गई कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो सदन के दोनों पटल पर रखी जाएगी? तो आर्टिकल याद रखिएगा 281, ठीक है। ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि उस सदन के पटल पर रखे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को, राइट है। राष्ट्रपति भारत का। निम्नलिखित में कौन एक वित्तीय आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा वित्तीय आयोग का कार्य नहीं है? इनका आयकर का विभाजन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब बात किया था, विभाजन मतलब रिकमेंड करता है। उत्पादन शुल्क के विभाजन वही है, सहायता अनुदान विभाजन के बारे में बात कर, लेकिन व्यापार का विभाजन करता है, ट्रेड का विभाजन कुछ इस तरीके की बात होती नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य को कर में भाग देने के लिए वित्तीय आयोग ने किस मापदंड का ध्यान नहीं रखा जाता है? किसका ध्यान नहीं रखा जाता है? तो राज्य में शिक्षा के स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता, बाकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मतलब वन क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है, जनसंख्या का ध्यान रखा जाता है, और वहाँ पर उनकी इनकम इनक्वालिटी कितनी है उनका ध्यान रखा जाता है। और भी पैरामीटर्स है जो कि अलग अलग होते हैं, उनके पर ध्यान रखने के बावजूद वो रिकमेंड करते हैं। वित्तीय आयोग क्या है? फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन पता है आपको क्या है? एक पंचवर्षीय निकाय, मतलब 5 साल में एक बार इसका गठन किया जाता है। इसको बोल सकते कि टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर आर्टिकल 280 है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि इसको एक परमानेंट बॉडी की तरह लगातार मतलब पूरे 5 साल काम करना चाहिए। अभी क्या करते हैं कि अभी ज़रूरत होती तो बना लेते हैं, फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं, फिर
ख़त्म टाइप का हो जाता है, फिर वापस से नया फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंस कमीशन बनाते हैं 5 साल के लिए, तो काफ़ी दिक्कत आती है काम करने के लिए। तो रिकमेंड किया जाता है कि इसको परमानेंटली बना दिया जाए 5 साल के लिए। खैर, भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्तीय आयोग की नियुक्ति किस उद्देश्य से की जाती है, वही मैंने आपको बताया किस लिए की जाती है। सिंपल बात है कि केंद्रीय अनुदान और जो संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए बनाया जाता है कि कितना उनको टैक्सेस वगैरह उसको बंटवारा होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। और ये भी रिकमेंड करता है कि स्टेट के बीच में क्या हो सकता है। जब सेंटर और स्टेट के बीच में अगर किया जाता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स जो पूल होता है उसको। और दूसरा होता है अगर स्टेट के बीच में अगर रिकमेंड करता है कि स्टेट के बीच में किस तरह से होना चाहिए तो उसको बोलता है हॉरिजॉन्टल, राइट। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा यहाँ पे। सो थैंक्स फॉर यू वॉचिंग द वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करिए, मौज मस्ती से करिए, सब एग्ज़ाम क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।